चलिए तो शुरुआत करते हैं माया के साथ। आज हम लोग 3D सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, फर्स्ट 3D सॉफ्टवेयर आपकी क्लास का। और नोट्स तैयार रखें अपने साथ ताकि हम अम, जितने नोट्स हैं और कॉम्पोजिशंस हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम देख सकें। ठीक है। एंड सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और वी आर लॉट ऑफ स्टफ टू लर्न अबाउट माया। और मैं आप में से क्वेरी करूंगा। पहली ये क्वेरी रूपम से करूंगा कि रूपम, आपका माया कितना तक हुआ? आपने सॉफ्टवेयर शुरू किया है अभी? हम्म। मतलब आपने कुछ फैमिलैरिटीज़ हैं, आपने थोड़ा सॉफ्टवेयर को देखा हुआ है, ठीक है। फिर भी क्योंकि आज कई स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं, जैसे इशिता हैं जो आएंगी अभी, शी इज़ ऑन हर वे। 5 मिनट बोल रही है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में। तो हम थोड़ा सा उनको ब्रीफ कर देंगे ओवरऑल माया के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को थ्योरी की तरफ थोड़ा सा ले चलता हूँ। यस, बट दिस इज़ नॉट योर क्लास। या you need to see the batch is updated on the student updates group. If you are not in, and the assignment as well they had put. No, so you're in only assignment. There is also, she had uploaded the batch. Okay, so you check it out with discuss this with Sijan sir. He's gonna send you the batch also. Request him for the batch. Okay. All right. So let's get on with the theories also. थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा सा हमारा जो प्रैक्टिकल है उस पे काम करेंगे माया के साथ। हाँ, रिन्यू, बिल्कुल फ्रेश बैच, फ्रेश तरीके से शुरू कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले 3D सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज अ 3D सॉफ्टवेयर? यस। हम्म। ओके, दैट्स गुड। सो देर आर 3 dimensions in a 3D सॉफ्टवेयर, बट ये हो गया डायमेंशन की बात। ठीक है। अब कौन कौन से 3 डायमेंशंस थे इसके अंदर? एक्स वाई जी, एक्स वाई जेड। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछूंगा, ये जो एक्स वाई जेड आपने कहा इसी के ऊपर, व्हाट इज माया? करेक्ट, माया इज अ 3D सॉफ्टवेयर। ऑल राइट, दैट्स गुड। माया क्या है? माया एक 3D सॉफ्टवेयर है, राइट। इट्स अ 3D सॉफ्टवेयर दैट जनरेट्स CGI और 3 डायमेंशनल इमेजेस। CGI मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, है ना। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी को बोलते हैं CGI। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो ऑनलाइन में, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और 3 डायमेंशनल इमेज। ठीक है। मेन इनका काम क्या होता है माया का? बेसिकली कि 3D इमेज जनरेट करना है या CGI जनरेट इमेजेस क्रिएट करना है। ठीक है, कोई भी वो चीज़ पे आप काम कर सकते हो। व्हाट इज़ माया? माया इज़ अ सॉफ्टवेयर, 3D सॉफ्टवेयर है जो कि CGI जनरेटेड ग्राफिक्स को जनरेट करता है या फिर 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाता है। ठीक है।
नाउ व्हाट इज एक्स वाई जी जो आपने बताया? या ask him to send you request him to send you batch image. Yeah, batch details. Ask him that it is I don't know because currently I'm on a class and I could not give you any briefs, so ask him to give you batch details. He will provide you. You need to send him batches. That's what I'm saying. That's what I'm saying. He could. Yeah, come. Yes. Oh nice. फोटोशॉप में तो ये यहाँ पे ऐसा हल्का सा, नहीं वो तो जी तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो नॉट जो है ना स्मूथ नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्मूथ करो. नाइस. मुझे इसका कलर नहीं जम रहा. तो पैटर्न डाल दो ना, कोई दूसरे पैटर्न डालो. दूसरा कोई पैटर्न देखो. क्या कैनवा में है? फोटोशॉप में तो पैटर्न बनाओ ना, फोटोशॉप के अंदर पैटर्न बनता भी है. इट्स गुड. ओके सो यू आर डूइंग गुड. आई वुड से गुड वर्क, राइट? गुड टू ग्रेट यू नीड टू गो. What is XYZ? As you has already explained, आपने XYZ के बारे में डिस्कस किया. वो होता क्या है? XYZ क्या होता है? डायमेंशंस होते हैं, एक्सेस होते हैं. ठीक है, दैट्स वेरी गुड. एक्सेस होते हैं. अब इन एक्सेसेस का मतलब क्या होता है? डायमेंशन जो हैं आपने बोला, वेरी गुड. डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन नहीं बोलेंगे हम. क्यों डायरेक्शन नहीं बोलेंगे? हाँ बताओ आप. ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया उस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करिए ताकि मैं उसको समझ पाऊँ. क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर देखने के लिए आपको एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, वो उसका फंक्शन हुआ, बट वो इट्सेल्फ में क्या होता है ना? आप डेफिनेटली बोल रहे हैं डायरेक्शन, वो 3 डायरेक्शंस मिलते हैं उसकी जगह, लेकिन ऐसे देखा जाए तो डायरेक्शंस कितने होते हैं? 4. यस कम. गुड आफ्टरनून. ओके प्लीज़ सिट. अभी शुरू ही हुई है. या गुड आफ्टरनून. प्लीज़ या शट दैट डोर. थैंक यू. नो, प्रीमियम क्लासेस तुम भले शेयर कर सकती हो, तुम्हारी क्लासेस जो होगी, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो जा रही है, सो वो उसके लिए भी बेटर रहेगा. आप शेयर कर सकते हो. मैं उसके लिए कुछ वो नहीं करूँगा, फॉरबिड नहीं करूँगा. दैट इज़ योर चॉइस, है ना? सो देखो, डायमेंशंस की बात हो रही थी. डायमेंशंस क्या होते हैं? हम लोग ने ज्योमेट्रीज में जो पढ़े. हाँ राइट. सो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में अंतर क्या होता है? एक्स वाई जेड होता है. यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन चल रहा है. अब बताइए कि वो एक्स वाई जेड क्या होते हैं? पर कौन सी वैल्यू होती है एक्स वाई जेड? इन्होंने कहा डायरेक्शन, राइट. इन्होंने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर देखने के लिए उसको एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, एक्स वाई जेड. इट इज़ डायरेक्शन. तो फिर डायमेंशन क्या हुआ? अब सवाल है कि डायमेंशन क्या होता है. ज्योमेट्री में इसका आंसर था. ज्योमेट्री में कितने डायमेंशन मिलते थे? होंगे 3 ही डायमेंशन, क्योंकि उससे ज़रा फोर्थ डायमेंशन आया नहीं है. फिफ्थ डायमेंशन 9D तक जो इमेजरी दिखती है वो अलग है, वो भी सब भी 3 के 3 डायमेंशन पे बेसिस है. भाई 2 डायमेंशन में कितनी, क्या डायमेंशन है? अ 2 डायमेंशनल इमेज ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, व्हाट वैल्यूज इट गिव्स?
एक प्लेन सरफेस बनती है, ठीक है, अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की टू डायमेंशनल इमेज देखी जाए। टू डायमेंशनल इमेज में कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? अगर एक बॉक्स रेक्टेंगल लिया जाए तो उसमें कौन सी टू डायमेंशनल वैल्यू मिलती है? हाँ, बोलो। अभी मैंने टू डायमेंशनल की बात की, एक्स वाई जेड। अपने को उस एक्स और वाई से बाहर निकालिए। रेक्टेंगल में दो डायमेंशनल दो ही वैल्यू मिलती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। है ना? मैथ्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना? तो थोड़ा सा अपने को वो 3D वाले से बाहर निकालिए, सॉफ्टवेयर से। मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। वही क्या होता था? वही डायमेंशंस होते थे, राइट, लेंथ ब्रेड्थ। अब थ्री डायमेंशनल वैल्यू क्या होती है क्यूब की? लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। जो आप बोल रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्री में शुरुआत में क्या करते थे? हाइट बोलते थे उसको, है ना? हाइट। हाइट बेसिकली डेप्थ को डिनोट करता है, डेप्थ क्रिएट करता है। एक्स वाई जेड यही तीन वैल्यूज होती है, ठीक है। ये जो आप लोगों ने कहा, बिल्कुल करेक्ट कहा। जो प्रीवियसली आप लोगों ने कहा उसको नकार नहीं रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थ्री डायमेंशंस यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की तीन डायमेंशन वैल्यू, यानी उसकी एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू और जेड वैल्यू, दैट इज ऑल। ठीक है, ये तीन डायमेंशनल वैल्यू पे ही थ्री डी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ये क्वेरी उठता है कि एक्स वाई जेड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हाउ टू कैलकुलेट एक्स वाई जी वैल्यू? यू नीड अ in order to calculate a xyz value you need a यूनिट मेजरमेंट चाहिए होगा, तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं दूध की बात करूं तो मिल्क को कैलकुलेट करने के लिए लीटर लगता है, ठीक है। तो लीटर, आपके पास यूनिट आया ना, लीटर, उसके वेट को कैलकुलेट के लिए अभी किलोग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए होता है? एक यूनिट चाहिए होता है। तो एक्स वाई जेड की यूनिट मेजरमेंट क्या है? आप थ्री डी के अंदर पे, एक सॉफ्टवेयर के अंदर पे आप सेंटीमीटर और वो चीज़ तो नहीं कर पाएंगे। रियल वर्ल्ड में डेफिनेटली आप सेंटीमीटर इंचेस में उसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। पिक्सल्स में आप बोल रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। आप आप बोलते हैं डिग्री में, तो फिर डिग्री और पिक्सल क्या यूज़ नहीं होते? पर वॉल्यूम यूनिट मेजरमेंट नहीं हो सकता ना। यूनिट क्या है? ये पढ़े हैं, आपने तो पढ़ा ही होगा। ये वेक्टर यूनिट्स होती है, एक्स वाई जेड जो होता है वो वेक्टर यूनिट। थ्री डायमेंशनल इमेज को कभी पिक्सल में नहीं काउंट करते, उसको वेक्टर में काउंट करते हैं, क्योंकि पिक्सल 2D होता है। एक स्क्रीन का पिक्सल 2D होता है। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सब काम आएगा इधर, डोंट वरी, है ना। कोडिंग वोडिंग सब काम आएगा, और माया में हम लोग कोडिंग करते हैं तो स्क्रिप्टिंग भी काम आएगी, ठीक है। तो जो जितना भी आपके पास डाटा होगा ना, होंगे ना, बुक्स होंगी ना, तो अभी किसी को दे रहे हो क्या वो बुक्स, कि रखे हुए हो अभी? रखा है ना, तो वो ला देना प्लीज़। मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू गेन नॉलेज, तो जितना हो सके उतना। आपको भी? वेरी गुड। तो हम लोग ना यहाँ लाइब्रेरी बना लेंगे, पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। वही तो, दैट वी कैन डू। चला चालू कर दूं? कितने बजे चाहिए? 4 बजे कर पाऊंगा मैं, क्योंकि उन लोग भी बोल रहे हैं अपने 4 बजे वाले लड़के लोग हैं ना, जसप्रीत वगैरह के बैच में वैशाली को इशू हो रहा है। हाँ, तो एक हफ्ता अगर मैनेज कर सको तो कर लो, एक हफ्ता, उसके बाद फिर चेंज कर दो। अभी ठीक है ना, एक हफ्ता बस मैनेज कर लो, एक हफ्ते बाद मैं उसको सब।
नहीं तो फिर आप वैशाली लोग के बैचेस में देखिए, या आपको थोड़ा देखते हैं, आपको फिर अरेंज करना पड़ेगा। हम्म। ओके, सो यूनिट मेजरमेंट जो है वो वेक्टर की बाद में आप लोग डिस्कस कर लेना आपस में, जो भी टाइमिंग रहेगा, है ना। सो वेक्टर जो है वो एक ठीक है, एक यूनिट मेजरमेंट के लिए होता है एक्स वाई जेड को, राइट। अब ये डायरेक्शन बोल लीजिए, डायमेंशन बोल लीजिए, इट्स अप टू यू, लेकिन ये तीनों वेक्टर यूनिट मेजरमेंट में ही काम करते हैं। आपका माया सॉफ्टवेयर जो है वो इसी को समझता है, ठीक है, वो वेक्टर्स को ही समझता है और आप उसी के दम पे कोडिंग करते हैं। वेक्टर एक कोड के लिए भी होता है, ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग जब करेंगे तो देन विल अंडरस्टैंड ऑन दैट। ओके, सो अभी हम तक हमने जितने क्वेरीज की ये इस चीज़ के लिए की कि आप अपने 3D बेस को, फाउंडेशन को समझ पाएँ, ठीक है। ये सब चीज़ों में जैसे कम माया क्या होता है, माया में कौन कौन से डायमेंशन यूज़ होते हैं, माया क्या करने का केपेबल है, ठीक। तो माया सॉफ्टवेयर जब शुरुआत हुई थी तो ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में स्पेस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया गया था, यानी आउटर स्पेस मेजर करने के लिए एक 3D सॉफ्टवेयर बनाया गया था। लेकिन उनके पास इससे बेटर कुछ आ गया है, दैट्स वाई उन्होंने अब हमें माया दे दिया है, राइट। अब हमें यानी कि पिछले 20 साल से हमारे पास माया आ गया है, ठीक है। तो माया जो है वो एक सीजीआई सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी तैयार करता है। इसका यूज़ जो है वो वीडियो गेम्स की दुनिया, मूवी की दुनिया, इन सब जगहों पे काम आता है, ठीक है। इसमें 3D प्रिंट्स भी निकलते हैं, इसी का यूज़ करके वीएफएक्स भी तैयार होता है, और रिसेंटली जितने भी हाई क्वालिटी हाई एंड प्रोडक्ट्स जो तैयार हो रहे हैं वो सारे माया के अंदर तैयार होते हैं, पूरे के पूरे। भाई ब्रह्मास्त्र का नाम कुछ क्यों लिया गया मुझे समझ नहीं आया। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स की जितनी सीरीज़ हैं उन सब में जितना भी यूज़ हो रहा है वो माया का यूज़ हो रहा है। इसके साथ कुछ अदर सॉफ्टवेयर्स भी ज्वाइन करके यूज़ करके हाई क्वालिटी इमेजेस तैयार करते हैं। तो खैर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटरफेस ऑफ माया, और थोड़ा सा मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा कि आप माया के अंदर कुछ अपने आर्ट वर्क्स, यानी कि कुछ, ये चालू नहीं हुआ या चालू नहीं हुआ तो रिकॉर्ड हुआ मिलेगा आपको, पता चलता जाएगा कि कब वो रॉ क्लासेस ऐसी रहती। सो अब इस दौरान पे माया का इंटरफेस थोड़ा समझते हैं, ठीक है, माया किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो माया की पैनलिंग जो है इसमें हार्डली आपको 6 to 7 पैनल्स मिलते हैं जिसके थ्रू काम होता है। 6 से 7 ही पैनल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। बाकी जो है उस पैनल के अंदर सब कैटेगरी पैनल्स होते हैं, वो अलग जाते जाते हैं डिटेल में, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर अमूमन ऐसा माना गया है कि एवरेज अप टू 3.5 लाख टूल्स हैं, ठीक है, जो सारे के सारे आप यूज़ करेंगे। हाँ, तो अगर कंप्लीट माया सीखने जाएं तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे कि अपने इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने के दौरान हम इस पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करें, ठीक है। वी कैन कवर अप ऑल दोस, रखना पड़ेगा। हाँ, 6 महीने पूरा, 3.5 लाख टूल्स पढ़ लेंगे, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ओके, इतने दिन भी नहीं है मतलब, इतने टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे एक दिन में कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब कवर अप कर लिया, राइट। कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए वी डोंट नो। वी आर गोना वर्क ऑन स्पॉन्टेनियस, हम लोग स्पॉन्टेनियस मैनर पे काम करेंगे। याद है ना उस दिन प्लेन बनाए थे हम लोग ने। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो पहला बार मिलता है वो कौन सा बार होता है, मेन्यू बार, राइट। अब मेन्यू बार को अगर एक लाइन पे सम अप किया जाए तो क्या कौन सा बार होता है? हम्म, एग्जैक्टली exactly. ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने GUIs हैं इनको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, ये जितने भी हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, इनसे ऊपर सारी जानकारी यहाँ पे होती है। अगर यहाँ कुछ ना मिले तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। सो माया के अंदर जो मेन्यू बार है ये काफ़ी डायनामिक मेन्यू बार है, इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डायनामिक इसलिए क्योंकि ये
कैटेगरीज में चेंज होता है, आप इसको अलग अलग सिक्स कैटेगरीज में चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, 6 कैटेगरीज में चेंज होता है। तो चलिए अभी ये वाले जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, ये इस पे एक एक ऑप्शन पे नहीं जाएंगे कि क्लिक करके क्या करना है, क्लिक करके क्या है, वो सब नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। सेकेंड वाला जो है, दिस इज फॉर फाइल सेविंग एंड फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस, यानी जितने भी फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस होते हैं, फाइल को सेव करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, रेंडर निकालना, प्रीव्यू चेक करना, ये जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ से होंगी पूरी की पूरी। कोई स्पेशल पैनल किसी वर्क के लिए अगर करना है यूज़ तो वो यहीं से होंगे, ठीक है। और कुछ बिहेव के लिए, यानी कि अगर आप जब व्यूपोर्ट यूज़ कर रहे हैं या माया का कोई भी उसमें वर्किंग के दौरान कुछ हैंडी टूल्स चाहिए होते हैं, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे स्नैपिंग ऑप्शंस हो गए, पैनिंग ऑप्शंस हो गए, है ना, अगर आपको यहाँ से एक्सेस करने हैं, सिमेट्री लगाना है, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ इस तरीके के आइकॉन्स देखेंगे, इसका मतलब है कि ये ओपन्ड है और ये क्लोज है, राइट, वाइस वर्सा, ये क्लोज है, ये ओपन है, तो इस पर क्लिक करोगे तो और ऑप्शंस ओपन होते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आइकॉन है, लेकिन ध्यान रखें ये पैनल्स अंदर अंदर जाते हैं, ओपन भी होते हैं, तो उसमें बहुत सारे शॉर्टकट आइकॉन्स होते हैं जिनका यूज़ आपकी वर्किंग में किया जा सकता है, ऑलराइट। उसके बाद आते हैं शेल्फ। माया जो है वो टैब्स नहीं प्रोवाइड करता, वो शेल्फ प्रोवाइड करता है। शेल्फ का मतलब होता है हर एक काम के लिए एक फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर ढेर सारे आइकॉन्स मिलेंगे, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट वर्किंग कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट अपने वर्क शुरू कर सकते हैं। आपको किसी भी मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑपरेशंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। वो आपको शेल्फ के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे शेल्फ हैं, एक एक करके सब में जाएंगे, वी गोना एक्सप्लोर ऑल दैट नाउ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा पैनल मिलता है विच इज़ ऑफ टूल पैनल। ये बेसिकली टूल पैनल है, ये टूल्स नहीं है, ये शेल्फ हैं, शेल्फ आइकॉन्स हैं, टूल्स यहाँ पे मिलेंगे, राइट। और ये जो टूल्स हैं ये बेसिक टूल्स हैं, ये भी डायनामिक होता है, अलग अलग टूल्स के दौरान इसके आइकॉन्स चेंज होते रहते हैं। वो सारे के सारे अवेलेबल हैं आपके विंडोज़ के अंदर इन सब जगहों पे, है ना, और क्रिएट के अंदर भी होगा। ज़्यादा ठंडा हो गया क्या? हाँ ठीक है ना, तो ज़्यादा ठंडा नहीं हो, ओके। तो मैं ग्रीन टी पिया हूँ ना, तो गर्म लग रहा। सो यहाँ पे आप देखोगे तो एक टूल्स है और ये भी बदलते रहते हैं, इनके आइकॉन्स भी चेंज होते हैं। तो ये टूल बार सेक्शन होता है, ये डिवाइड होता है दो सेक्शन में, एक होता है लेआउट और एक होता है टूल सेक्शन, ठीक है। तो ये टूल्स जो हैं इनकी सेटिंग्स वगैरह अगर आपको अप्लाई करनी है या चेंजेस करने हैं तो इन पे बस डबल क्लिक करना होता है, तो इनका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ लिखने की आएगी, अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे नोट्स देता हूँ मैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। सो ये जो पैनल्स है ना ये डिवाइड होते हैं, ये लेआउट पैनल होता है, ठीक है। इसमें पहला वाला जो है वो सिंगल लेआउट होता है, ठीक है। अच्छा ये है क्या, ये हाँ सरफेस, आप जो समझ रहे हैं इट्स ओके, वो एक जनरल लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि ये सरफेस है। हाँ स्पेस, जितनी भी चीज़ें आपने कही वो सब करेक्ट हैं। आप ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टूल यहाँ पे मिल रहा है, आप बोल रहे हैं कि भाई ये एक जगह है, आप बोल रहे हैं सरफेस है, सतह है, राइट। ये एक्चुअल में तीनों चीज़ें हैं ऑल टुगेदर, बस इसका नाम जो है वो है व्यू पोर्ट, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, ये 3D व्यू पोर्ट होता है, हाँ व्यू पोर्ट, राइट। आई जस्ट टाइप इट ताकि, राइट, व्यू पोर्ट। सो ये सिंगल व्यू पोर्ट है। अब इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो आप उसको चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं, राइट। उसके हर एक डायरेक्शन डायमेंशन से उसको आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 वे व्यू पोर्ट मिलता है, यानी कि 4 टाइप के पैनल्स हैं, यानी चारों क्लिक करेंगे तो आपको चारों तरफ के अलग अलग व्यू पोर्ट मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं एक व्यू पोर्ट जो है वो आपका 3 डायमेंशनल नज़र आ रहा है और एक व्यू पोर्ट जो है वो 2D, बाकी सारे 2D नज़र आ रहे हैं। तो ये जो व्यू पोर्ट हैं ये एक्चुअली
2D नहीं है, इनको बोला जाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट। ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट, ये 3D व्यू पोर्ट है और ये ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट है। आपने पढ़ा है ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट, है ना, क्योंकि वहाँ पे 2D है ना। अब अंतर क्या होता है, सुना सुना है, इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए पूछा भी मैंने कि अब इसीलिए इजी पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि इसको, क्योंकि अभी आप फिलहाल पेंसिल पेपर से ड्रॉ भी करती आ रही थी इन चीज़ों को, अब आप उसको 3D व्यू में अप्लाई करेंगे तो आपका वो नॉलेज आपको हेल्प करेगा, राइट। सो बेनिफिट है, इजी पड़ेगा, ठीक। सो ये जो 3D व्यू पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये 3D व्यू पोर्ट है और ये एक ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट है। इन दोनों में अंतर क्या है, ये आपको विजुअली तौर पे जब मैं दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है। करेक्ट है, एक साइड का बिल्कुल बिल्कुल दिखाएगा, बट इसमें भी एक डिफरेंस है। जैसे आपने जो कहा कि हाँ, एक साइड पैनल दिखाएगा, एक टॉप से दिखाएगा, एक लेफ्ट व्यू दिखाएगा, और ये आपका 3D में दिखाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं कि टेक्निकली अगर इसको मैं घुमा के ऑब्जेक्ट को साइड में रख दूं तो भी मैं साइड व्यू पे आ जाऊंगा, है ना। इसलिए मैंने कहा मैं इसको विजुअली बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे पे टू व्यू पोर्ट है, यानी एक ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा और एक 3D व्यू पोर्ट रह जाएगा आपके पास। और लास्ट में यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, लास्ट में जो है वो आउटलाइनर का ऑप्शन होता है। ये आउटलाइनर एक्चुअल में वो पैनल होता है जिसके अंदर व्यूपोर्ट की समूची व्यूपोर्ट की सारी नॉलेज, व्यूपोर्ट की सारी नॉलेज, सारे कंपोनेंट जो कि एक 3D व्यूपोर्ट में अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। इंट्रो है और हमने काफ़ी कुछ थ्योरी में डिस्कशन कर लिया है। यू आर लेट ऑन दैट पोर्शन, बट अब वीडियो देखना। हाँ, वो ऑलरेडी आगे थोड़ा सा हो चुके थे, अब वो फिर से शुरुआत में जा रहे हैं। ये भी थोड़ा सा आगे हो चुके थे, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे सो दैट आपका एकदम हो जाए रेडी। लेयर पैनल नहीं है, बिकॉज माया का लेयर पैनल अलग होता है ना। ये इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से सिलेक्शन के लिए होता है। अगर व्यू पोर्ट में कोई भी चीज़ डली है वो आपको यहाँ नज़र आएगी, ठीक है। हाँ, ऑफ कर दो, ठीक है। तो व्यू पोर्ट में अगर कुछ भी रखा हुआ है, कुछ भी आपने डाला हुआ है, वो सब आपको यहाँ नज़र आएगा। हो सकता है पैनल के अंदर वो आपको दिखे ना, तो अगर वो वहाँ पे है तो डेफिनेटली वो मेमोरी खींच रहा होगा, रैम की मेमोरी खींच रहा होगा, तो उसको फिगर आउट करने के लिए वो यहाँ पे आउटलाइनर आपको ऑप्शन मिलता है। यहीं पे सारे ऑब्जेक्टिव्स तैयार मिलेंगे, ठीक है। सिंगल व्यू पे आ जाते हैं, क्लोज टैब कर देते हैं ताकि आप कंप्लीट फुल पे आ जाएं, ठीक है। नीचे पे आपको टाइमलाइन पैनल मिलता है। ये टाइमलाइन पैनल आप लोगों ने फोटोशॉप में देखा होगा, या अर्लियर आप लोगों ने कोई आफ्टर इफेक्ट या इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए होंगे, तो उनमें आपने टाइमलाइन पैनल्स देखे होंगे। ये एक्चुअल में क्या बताते हैं, फ्रेम्स बताते हैं, टाइम की इंफॉर्मेशंस इसके अंदर अवेलेबल रहती हैं। तो आपका एनिमेशन जब आप करेंगे तब इन टाइमलाइन पैनल्स का यूज़ करेंगे। इससे रिगार्डिंग टूल्स सब कुछ यहीं रहेगा, इधर के अलावा और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही पैनलाइज्ड करके रखिए कि कौन सा कहाँ पे है और कौन, उसी के अंदर आपको इंडल्ज होना है पहले, बाद में फिर वो रिलेशनशिप दोनों के बीच में शुरू होता है टेक्निकल। तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल अलग अलग करके अपने माइंड सेट पे रखेंगे। राइट साइड का पैनल जो होता है ये होता है सेटिंग्स के लिए। प्रॉपर्टीज़ पैनल आपने फोटोशॉप का देखा था, है ना। सेम पैनल यहाँ पे भी होता है, और यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए 3 अलग अलग पैनल्स मिलते हैं। इसमें आपके पास एट्रीब्यूट एडिटर होता है, ठीक है, मॉडलिंग टूल किट होता है और चैनल बॉक्स एडिटर होता है। तो एक भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको चेंजेस करना है तो इन 3 डिफरेंट पैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सबका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग यूज़ है, राइट। अब अगर इस पूरी पैनल लेआउट को आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास वर्क स्पेस ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने माया क्लासिक पे सेट किया हुआ है, यानी कि जो इनिशियली शुरुआत से माया जैसा था वैसा आपको दिख रहा है। अब आप लेटेस्ट वाला चूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसको
मॉडर्न एसेंशियल्स में कर सकते हो, या मॉडलिंग स्टैंडर्ड पे कर दो, या डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाले में यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके पर्पस के अकॉर्डिंग आपका पैनल सेट हो जाएगा। क्लियर? अब एक और चीज़ माया की ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ इंटरफेस कैसा होगा। अब ध्यान में रखने की ज़रूरत है ये पैनल क्या होता है। आपको पता है ना माया कितने एरियाज़ पे काम करता है। 3D मॉडलिंग पे काम करता है, टेक्सचरिंग पे काम करता है, लाइटिंग पे काम करता है, रिगिंग पे काम करेगा, एनिमेशन पे और डायनेमिक्स। ये 6 तरीके की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जहाँ ये काम करता है। इन्हीं डिफरेंट फील्ड्स को यहाँ पे उसने असाइन करके रखा है। मॉडलिंग, रिगिंग, मॉडलिंग के अंदर ही टेक्सचरिंग आ जाता है। रिगिंग, रिगिंग के लिए होता है। रिगिंग का मतलब वो पपेटिंग होता है, कैरेक्टर को पपेट करना। ठीक है, उसके पूरे टूल्स यहीं आएंगे। तो जब आप मॉडलिंग से स्विच करते हैं रिगिंग में, तो आपका मेन्यू बार चेंज हो जाता है, राइट। जब आप रिगिंग से एनिमेशन पे स्विच करते हैं तो आपका मेन्यू बार फिर एनिमेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ऐसे अलग 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 डायनेमिक मेन्यू बार है इसके अंदर, राइट। और वहीं इफेक्ट्स यानी कि डायनेमिक्स जब आप यूज़ करते हैं तो फ्लूइड्स, क्लोथ वगैरह ये सब बनाना है, उन सब चीज़ों के लिए आ जाता है, राइट। रेंडरिंग इज़ फॉर लाइटिंग, लाइटिंग के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आ जाता है। तो मॉडलिंग के अंदर टेक्सचरिंग और मॉडलिंग दोनों होती है उसके लिए। माया कोई भी टेक्सचरिंग का एडिटर नहीं देता है, तो आप यहाँ पे अनरैप कर सकते हो लेकिन टेक्सचर नहीं बना सकते। ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, जब हम 3D मॉडल बना के उसको अनरैप करेंगे तब आपको वो चीज़ समझ आएगी। जिनका ऑलरेडी हो चुका है, जैसे मैक्स हो चुका है रूपम का, तो उसको पता है कि अनरैपिंग या एडिटर कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3D मॉडल पे कलर नहीं कर सकते, लेकिन आप फोटोशॉप में ले जाके इसको कलर कर सकते हैं, इसलिए आपको फोटोशॉप सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको, हाँ हाँ, वो VFX+ वाले जितने कोर्सेज हैं और AD3D वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबों को सब्सटेंस पेंटर एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें 3D मॉडल पे आप आसानी से पेंट कर सकते हैं। माया प्रो वाले ऑन द अदर साइड केवल फोटोशॉप बेस्ड रह जाते हैं, तो आप उसको नहीं, इसका अनरैप ले जा जाता है, इन्फॉर्मेशन लेके जाई जाती है वहाँ पे, कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं और उसके ऊपर से पेंट करते हैं। यूवी कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको। खैर उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैं आपको। हाँ, ये लोग फोटोशॉप में ही कर रहे हैं। अभी ये लोग की क्लास चल रही है सब्सटेंस पेंटर की, ऑन मयंक की, मयंक और प्रिंस की। ओके, सो अब वर्क कैसे करना है, इतनी सारी नॉलेज तो ले लिए, अब काम कैसे करना है उस पे जाएंगे। ठीक है, वर्क अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 3D मॉडल इंपोर्ट करना होता है, या फिर यहीं पे 3D मैश क्रिएट करना होता है। 3D मैश क्या होता है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जनरेट हुआ, 3D मैश क्या होता है। तो पहले तो इसके अंदर कोई 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मॉडिफाई में जाएं, सॉरी मॉडिफाई में नहीं, विंडोज़ में जाएंगे और नो 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 क्रिएट, क्रिएट ऑप्शन है हमारे पास, क्रिएट में जाएंगे और पॉली प्रिमिटिव में जाके यहाँ पे आपको जितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक क्यूब ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो क्यूब है ये एक्चुअल में किस चीज़ से बना हुआ है? करेक्ट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूँ। जैसे आपने बताया ये क्यूब जो है एक 3D ऑब्जेक्ट है, और एक 3D ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना होता है? ये 3D मैश से बना होता है। ठीक है, जिस चीज़ जो मटेरियल, जो उसका मटेरियल है वो 3D मैश कहलाता है। ठीक है, और 3D मैश के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जिसका यूज़ करके आप उस मैश को मॉडिफाई कर सकते हैं। कौन सी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं? वर्टेक्स और वर्टाइसिस, एनी ऑफ इट, है ना, फेस और पॉलीगॉन,
एनी ऑफ इट, जो भी बोल लीजिए उसको, क्योंकि मैक्स वगैरह की लाइन में जाएंगे तो अलग हो जाता है, माया की लाइन में अलग लैंग्वेज हो जाती है, मतलब वही है। ठीक है, और एजेस। ठीक है, सो ये जो टर्म्स हैं, थ्री डी मैश जो होता है उससे बना होता है, और उसमें आपको वर्टाइसेस, पॉलीगॉन्स और ये तीन ऑप्शन का यूज़ करके ही हम उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ व्यूपोर्ट में घूमने के लिए और मॉडिफिकेशन, ये दो पर्पस आज हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद आप इसका यूज़ करके एक आर्टवर्क तैयार करेंगे, और फिर प्रोबेबली देन आगे फिर हम और डिटेल में जाते जाएंगे। ठीक है, अब पहले देखते हैं व्यूपोर्ट को यूज़ कैसे करना है। तो थ्री डी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करने के लिए आप उस पर ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, और या क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको, ये दूर पे नज़र आ रहा है, आपको इसके पास जाना है, तो आप माउस से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, माउस व्हील से, राइट। या फिर अगर आपको उसके ऊपर में फोकस करना है तो F शॉर्टकट है, जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट से। नाउ अगर आपको इसके पीछे या इसके चारों ओर घूम के देखना है कि ये थ्री डी ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, तो आपको ऑल्ट दबा के, नहीं, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल बटन से पैनिंग हो रही है, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल बटन दबाएंगे तो पैनिंग होगा। हाँ, किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, जूम करने के लिए नहीं, आपको इसके चारों ओर ऑर्बिट करना है। ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है। मैक्स नहीं, मैक्स में ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन दबा के, सब 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 डायरेक्शन में, ये एक्चुअल ओरिजिनल थ्री डी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे आप रियल वर्ल्ड में देख रहे हो ना, वैसे ही मान के चलो इसको, रियल वर्ल्ड जैसा ही चीज़ वहाँ पे डला हुआ है, तो चारों तरफ से आप उसको देख सकते हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्बिटिंग, और ऑर्बिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑल्ट दबाना है, लेफ्ट क्लिक दबाना है, कहाँ पे, व्यू पोर्ट पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक और उसको ड्रैग करेंगे, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहे हो आप। ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन दबाएंगे, उसको मूव कराओगे तो पैनिंग होगा। ठीक है, और ऑल्ट दबा के, ऑल्ट नहीं भी दबाओगे तो ऐसे ही करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। हाँ, ऐसा तो आप क्या बोले, आप हो सकता है भाई, हो रहा है आपके में तो हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। ऑल्ट दबा के ऐसा जूम इन जूम आउट बोल रहे हो? ऑल्ट दबा के आप माउस को आगे पीछे करेंगे, अगर मैं ये केवल ऑल्ट दबा दूं तो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक्शन क्या हुआ, नल हो गया ना, वो एक्शन नल हो गया। तो अब अगर मैं ऑल्ट दबा के इसको मूव घुमाऊंगा ना, कि अपने माउस के जूम को, रोल व्हील को घुमाऊंगा, तो वो काउंट व्हील को ही करेगा, ऑल्ट को नहीं करेगा। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर मैं ऑल्ट कुछ भी करूं, कंट्रोल भी दबाऊंगा तो भी वो ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, तो वो काउंट नहीं करेगा ऑल टुगेदर। तो ऑल्ट दबा के पैन कर रहे हैं, जूम इन जूम आउट कर लिए। अब आपको अगर कैमरा जूम इन जूम आउट करना है, व्यू पोर्ट जूम इन जूम आउट तो ठीक है, कैमरा यानी और प्रिसाइज माइक्रोस्कोपिक जूम लेना है, तो ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करोगे, तो ये स्टडी यूनिफॉर्म जूम लेता है, आप एक एक पिक्सल धीरे धीरे पीछे जा सकते हो, ज़्यादा कंट्रोल है। ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करना होता है, ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करके ड्रैग करो ऊपर नीचे। ओके, नाउ अब ये थ्री डी ज्योमेट्री मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है, बीच में लाने के लिए एफ। हाँ, करेक्ट बात है। हाँ, जैसे मैक्स में आपको यहाँ पे एक गिज्मो मिलता था,
है ना। आपको यहाँ पे अभी कोई गिज्मो नहीं मिल रहा जिसको आपको बाद में यूआई को ऑन करना पड़ता है, प्लगइन ऑन करनी पड़ती है, तब आपको मिल जाएगा वो गिज्मो। लेकिन अभी यहाँ पे कोई गिज्मो नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट होम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होम अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं देखूंगा अगर होगा तो कुछ में ना गिज्मो ऑन करना पड़ता है। मुझे पता है कि वो वापस रीसेट कैसे करेगा, व्यू पोर्ट को सबसे ज़्यादा रीसेट कैसे करेगा। तो आप अगर इधर पे होंगे और अगर ऐसा रखा हुआ है तो F दबाएंगे तो ये नीचे ही रहे, आप हमेशा से इधर पे कैसे आएंगे, ये बोल रहे हैं ना। मैक्स में क्योंकि होम का बटन होता है, यहाँ पे होम का बटन ऑन करना होता है, तब वो आएगा, है ना। हाँ, इसमें F में ही आएगा तुम्हारा, जो भी कुछ है तुम्हें F में ही लाना पड़ेगा, है ना। बाकी अगर तुमको लग रहा है तो मैं यहाँ से देखूंगा व्यू पोर्ट में, अगर मिल गया तो ठीक है। हार्डली मुझे ज़रूरत पड़ी थी, बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली आई विल सर्च इट आउट फॉर यू, एंड उसको नहीं भी मिला तो प्लगइन बता दूंगा, वो प्लगइन डाउनलोड कर लेना। उससे क्या है, गिज्मो मिल जाएगा मैक्स का। अगर हाँ, मिल जाता है। तो दोनों सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क के हैं ना, आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं टूल्स को। खैर, सो होगा, विल सी कि कहाँ पे वो वैल्यूज़ मिलेंगी हमको। एनीवेज, अब देखो 3D मॉडल को आप तीन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू यूज़ कर सकते हो। फोटोशॉप में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी था, कंट्रोल टी से आता था, उसमें क्या क्या तीन तीन चीज़ कर सकते थे इमेज के साथ। मूव, ये तीन चीज़ कर सकते थे, या इसको भी वैसा ही किया जा सकता है। डब्लू दबाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो आएगा, ठीक है। ई दबाएंगे तो रोटेशन क्या आएगा, डब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो आया था, ई में रोटेशन गिज्मो, आर में स्केल गिज्मो। प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई। डब्लू दबाएंगे तो बताओ कौन सा है गिम्बल। देखो, क्या चीज़, कौन सा वाला है, स्केल वाले को। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ये है ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। डब्लू दबाएंगे तो आप इसको मूव करा सकते हो 3D वेक्टर पे, ठीक है। एक्स वाई जेड पे इसको आप मूव करा सकते हो, पहली चीज़। अब यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ये इन डायरेक्शनों पे भी जूम होता है, दैट मीन्स जूम इन द सेंस मूव होता है। यानी मेरे को एक्स और वाई दोनों पे अगर वाई और जेड दोनों पे अगर घुमाना है तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करके करूँगा, तो मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, केवल वाई जेड पे ही घूम रहा हूँगा। इसको करूँगा तो वो उसी वैल्यू पे जाएगा, तीसरी वैल्यू पे नहीं जाएगा, ठीक है। और बीच से अगर घुमाऊंगा तो यूनिफॉर्म तीनों डायरेक्शंस पे घूम सकता हूँ। ये मूवमेंट या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे वो चैनल एडिटर पे आपको देखो एक्स वाई जेड ट्रांसलेट, एक्स वाई जेड रोटेट, एक्स वाई जेड स्केल दिखा रहा है और बेसिक विजिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट पे हूँ, एक्स वाई जेड ट्रांसलेट पे, तो मैं इसको मूव करा सकता हूँ, राइट। और जैसे ही बीच से घुमा रहा हूँ तो देखो वहाँ वैल्यू चेंज हो रही है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो ये इधर आ गया। ऐसे घुमा के इन पे ड्रैग करके ज़ीरो दबा के एंटर मारूंगा तो देखिए सबकी वैल्यू वहाँ से भी चेंज हो जाएगी और वो आएगा सेंटर पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। कहीं पे भी आउटर स्पेस जाएगा ना तो बता देना मेरे को, ठीक है, कि कहाँ से। करते करते याद होगा, बट वो अभी मोमेंट से ही होगा, यानी आप इसके बाद बैठ जाओगे ना काम करने के लिए वहाँ पे, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वैसे ही करना पड़ेगा। ओके, अब ई, ये क्या होता है, रोटेशन, राइट। रोटेशन के लिए यानी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, बट ये गिज्मो नहीं होता, ये गिम्बल होता है। और रोटेशन प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम लोग 3D लैंग्वेज में, टेक्निकल प्रॉपर्टी में ऑर्बिट बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिट ओरिएंटेशन होता है ये, और डिटेल में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, ये रोटेशन का काम करता है और रिवॉल्यूशन का काम करता है। रिवॉल्यूशन बोलते थे ना, रिवॉल्विंग अराउंड द ऑब्जेक्ट,
वो बोलते थे, और एक रोटेटिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट, ये होता था। दोनों का अलग अलग मतलब होता था। तो ये दोनों टास्क ये परफॉर्म कर सकता है गिम्बल। और गिम्बल इसमें देखो एक्स डायरेक्शन पे रोटेट करना है या वाई डायरेक्शन पे, आई डोंट नो, प्रोबेबली दिस इज जेड डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, है ना। तीनों डायरेक्शंस पे हम यहाँ मूव कर सकते हैं। यहाँ से भी इनको ऐसे ही यूज़ किया जा सकता है। इनको सेलेक्ट कीजिए कोई एक प्रॉपर्टी को और मिडिल माउस दबा के व्यू पोर्ट पे ड्रैग कर दीजिए या स्क्रब कर दीजिए। वेक्टर, वेक्टर डिग्री, सॉरी रोटेशन डिग्री पे काम करेगा, और ट्रांसलेट जो है वो वेक्टर पे काम करेगा, ठीक है। तो ये रोटेशन जो है वो डिग्री पे काम करेगा, करेक्ट। नाउ मिडिल माउस दबा के आप इसको घुमा सकते हो, ठीक है, कितने भी डिग्री आप उसको घुमाना चाहो। क्लियर। इसको गिम्बल क्यों बोलते हैं? और ये भी वही है, एक्स वाई में जाना है तो सेंटर पे घुमाओ, दो वैल्यूज़ के साथ प्ले अलोंग करने के लिए। और ये है आपका ओवरऑल वर्ल्ड स्पेस पे घूमने के लिए, यानी रिवॉल्व करने के लिए जो चाहिए रहता, उसके भीतर से उसको घुमाना है। तो ये इंडिविजुअल है और ये यूनिफॉर्म है 2D स्पेस पे घुमाने के लिए, ठीक है। अब बताओ मुझे कि गिम्बल क्यों कहते हैं, गिम्बल होता क्या है रियल वर्ल्ड में? थ्री सिक्सटी डिग्री पे घूम सकता है, तो कंपस 360 डिग्री नहीं घूमता है कंपस, नहीं घूमता, तो फिर गिम्बल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? करेक्ट है, तुम सोच सही रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। एक्सप्लेनेशन पॉइंट इसलिए ज़रूरी होता है। लगता कहाँ है गिम्बल? कहाँ पे? शूट पे, है ना। शूट पे जो गिम्बल लगाते हो उसका क्या अर्थ होता है? क्या वो केवल 360 घूमता है? क्यों शेक नहीं होता? वो गिम्बल प्रॉपर्टी है, इसके कारण से शेक नहीं होने देता। नहीं समझे? गिम्बल जो है वो एक्चुअली एरोप्लेन के कंपास में लगता है। वो एक्चुअली एरोप्लेन का कंपास को ही गिम्बल बोला जाता है। अब वो क्या होता है, चलो स्टिल खड़े होके अगर आप रोटेट कर रहे हो वो तो ठीक है, डायरेक्शन मिल जाता है जो कि कंपास नॉर्मली आपको दे देता है, नॉर्मल कंपास रहता है वो आपको दे देता है। लेकिन एरोप्लेन क्या होता है, उसकी नाक ना नीचे भी होती है ऊपर भी होती है, और थोड़ी सी भी नाक अगर नीचे हो गई ना एल्टीट्यूड में तो डायरेक्शन बहुत बढ़ जाता है, एंगल बहुत बिगड़ जाता है ना। तो जब एंगल बिगड़ता है इस सिचुएशन पे आपको डायरेक्शन पता नहीं चल पाता, क्योंकि कंपास आपको नीचे और ऊपर का डायरेक्शन नहीं बताता है, आसमान की ओर का डायरेक्शन और ज़मीन की डायरेक्शन नहीं बताता, वो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ही बताता है। गिम्बल ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, एल्टीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेता है। तो अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो वो गिम्बल जो है वो आपको उस डायरेक्शन पे भी स्टिल बता देगा कि आपको इस डायरेक्शन पे कितनी जल्दी आप चिपकोगे ज़मीन से वो उस डायरेक्शन पे भी स्टिल रहता है, इसलिए जो आप शूट में गिम्बल यूज़ करते हो ना वो शेक नहीं करता। अगर आप उसको ऐसा उल्टा कर दोगे तो भी कैमरा स्टिल ही रहेगा। एग्जैक्टली exactly. तो क्या होता है जब कंपास को आप ऐसा सीधा कर दोगे ना तो कंपास गलत डायरेक्शन बताने लगेगा, ऐसे देखने के बजाय अगर उसको ऐसा कर दोगे ना तो गलत डायरेक्शन में। आप कंपास को ऐसा करके रख दो, हल्का सा एल्टीट्यूड में रख दो उसको, है ना। हाँ, चेंज हो जाएगा ना डायरेक्शन, उसको इसलिए सपाट रखना पड़ता है, एकदम फ्लैट सरफेस में रखने बोला जाता है। वैसे ही रहता है, गिम्बल होता है ना। तो गिम्बल क्या होता है, वो आप उसको नीचे रखो ऊपर रखो वो डायरेक्शन सही बताता रहेगा, स्टिल डायरेक्शन बताएगा आपको, नेगेटिव नहीं जाता। यही चीज़ ये गिम्बल करता है, सेम चीज़ है। कौन से ड्रोन का? गिम्बल कैमरा होता है ना, गिम्बल कैमरा रहता है।
हाँ, तूने बनाया है ना उसको अपने प्रोजेक्ट में, है ना। सो अब देखो यहाँ पे ये तीसरा जो मिलता है इसको बेजियर स्केल मिल बोलते हैं। बेजियर स्केल का मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन को खींचोगे तो दूसरा डायरेक्शन अपने आप बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप इसको खींचते हो एक डायरेक्शन पे तो दूसरा डायरेक्शन अपने आप बढ़ता है, इसको बेजियर स्केल बोलते हैं। ये भी सेम एक्स वाई इंडिविजुअल, और एक डायरेक्शन पे बढ़ाना है तो बेजियर स्केल। ये बेजियर गिज्मो नहीं है, ये बेजियर स्केल है। वही तो बता रहा हूँ, बेजियर बोलते हैं इसको। गिम्बल रोटेशन को बोलते हैं, रोटेशन आइकॉन को गिम्बल बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो अलग होता है, डब्लू से आता है। इसको बेजियर स्केल बोला जाता है। स्केल प्रॉपर्टी होती है आर से, लेकिन उसको बेजियर स्केल बोलते हैं। बेजियर का मतलब ये होता है कि आप एक डायरेक्शन पे नहीं बल्कि दोनों डायरेक्शन पे इक्वली यूनिफॉर्म स्केल कर रहे होते हो। ठीक है, और अगर दो डायरेक्शन पे एक साथ करना है, एक्स और वाई, वाई और जेड, है ना, ये भी हो सकता है। और यूनिफॉर्म स्केल बीच से होता है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज समझ में आई। अब आ जाते हैं 3D मैश को एनिमेट करने के लिए, यानी एनिमेट इन द सेंस उसको मॉडिफाई करने के लिए। एनिमेशन अभी नहीं ला रहा हूँ, आराम से। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करना है? मॉडिफाई करने के लिए तीन प्रॉपर्टीज आपको पता है, वर्टाइसेस, एजेस एंड पॉलीगॉन्स। उनको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ज्योमेट्री पे राइट क्लिक करके रखना है, तो आपको एक पैनल्स यूआई मिलता है। ठीक है, काफ़ी कुछ है। अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा हम ये तीन प्रॉपर्टीज़ करेंगे उसके बाद क्लियर। हाँ हाँ, ओपन करना बता देता हूँ, बाद में फिर डिटेल्स में जाएंगे, एक्सट्रूड वगैरह बाद में लगाते रहेंगे। इससे एक छोटा सा हम आर्टवर्क तैयार कर लेंगे फटाफट। एक तो ये वर्टाइसेस, वर्टेक्स से सेलेक्ट होगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप वर्टेक्स जो है यूज़ करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं डायरेक्शन पे। ठीक है, एजेस पे जाएंगे तो आप उसकी एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एजेस को सेलेक्ट कर पाएंगे। और फेस को सेलेक्ट करेंगे तो उससे फेस सेलेक्ट होता है, यानी पॉलीगॉन। अब बेजियर स्केल और इसमें अंतर है क्योंकि ये दोनों तरफ इक्वली नहीं बढ़ रहा है ना, बेजियर स्केल में। और हर बार इस मोड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे जाना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो सब कुछ वापस से आप अब पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो। पहले फेसेस को इंडिविजुअल करा रहे थे, अब सबको एक साथ करा पाओगे। कम वत्सल, या बस गिव अस 5 more minutes, आप बैठ सकते हो, देन वी आर गोना स्टार्ट आवर आफ्टर इफेक्ट क्लास। ओके, सो ये चीज़ करनी रहती है। अब आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस देता हूँ। आप क्या करेंगे, सिंपल अपनी ज्योमेट्रीज को लेके एडजस्ट कीजिए। शेल्फ भी एक ऑप्शन होता है जहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो क्या होगा, आपको सिंपली, नहीं अब बेड नहीं दे रहा हूँ मैं, सोफ़ा। पहली प्रैक्टिस के दौरान आप ये क्रिएट करें, सोफ़ा बनाइए, है ना। अब सबकी विड्थ मेजरमेंट देख लो, यहाँ क्लिक करोगे तो देखो इसका स्केल कितना है, 0.29। कॉपी कर लो इसको, कंट्रोल सी से कॉपी भी हो जाता है। इधर सेलेक्ट कीजिए, इधर देखिए 272 था, पेस्ट कर दो, एंटर करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका भी वैसे ही करना होगा तो नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है, सेम एक एक उसका है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना इसके साथ एक्सप्लोरेशन करते हैं।
दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ग्रुप में अगर रोटेट करोगे तो ये अलग अलग तरीके से रोटेट होगा, है ना, तो ग्रुपिंग नहीं होगा। ऐसे करके पूरा एनवायरनमेंट तैयार होता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप प्रिमिटिव शेप के साथ कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। ये ऑप्शन बाद में दिखाऊंगा। हाँ, मैश कोलाइड नहीं होते हैं। अभी इनमें कोई कोलेजन प्रॉपर्टी नहीं लगा हुआ है। कोई कोलिजन प्रॉपर्टी इनमें नहीं है। शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल मैशेस को आप सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, पहले यहाँ तक करेंगे। हाँ, डीसेलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी क्लिक करिए बाहर से ड्रैग। हाँ, जैसे मान लीजिए मल्टीपल सिलेक्शन हो गया तो किसी को डीसेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के क्लिक कर दीजिए उस पर। ठीक है, डीसेलेक्शन हो जाएगा। चॉइस कर सकते हैं आप, बराबर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इसी को करते हैं। आप ऑलरेडी इस पर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर उससे फैमिलियर होइए, ऑब्जेक्ट तैयार कीजिए, देखते हैं कितने इन्वायरमेंट्स आप बना सकते हैं। जा रहे हो, बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।